सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के अपने वीडियो का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनेट के चैप्टर 1 के बारे में। जैसे कि पहले मैंने एक वेब सीरीज वीडियो का सीरीज जो शुरू किया है उसी का आगे का पार्ट है ये। इसमें हम लोग माइंड एक्ट का चैप्टर 1 है, उसमें ये चीज़ सारी चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले जो है इसमें ब्रीफ डिस्कशन ऑन माइंड एक्ट है और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो साथ साथ होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊंगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं वो भी आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसका अलग से एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर 1 में जो है शॉर्ट टाइटल्स एंड कुछ जो डेफिनेशंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो जानते हैं कि ये जो एक्ट है पहला नंबर पॉइंट में है एक्ट, इसको क्या कहा जाएगा, माइन एक्ट 1952 कहा जाएगा। और इसके साथ ये जो पॉइंट 2 है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मतलब कि ये पूरे इंडिया में क्या लागू किया जाएगा। इसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं कि कहीं कहीं पे इंडिया में कुछ कारणों से ये लागू नहीं हो पाया था, तो 31 दिसंबर 1953 तक ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में क्या होगा, लागू हो जाएगा किसी भी हालत में। कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस है, गैजेट्स है, अपॉइंटमेंट है या फिर अपॉइंटेड डिफरेंट डेट्स थे, वहाँ पे कुछ कुछ लागू है। बट एट लास्ट सबसे लास्ट जो डेट है 31 दिसंबर 1953 तक ये जो है सारे ऑल ओवर इंडिया में हर एक माइंस में रिलेटेड जो है उसमें ये लागू हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक्ट में जो सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का सेकंड जो डेफिनेशन है इसमें बोला कि इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्स। तो एक्ट जब भी कहीं लागू होगा तो ये सारे कंटेंट्स तो वो रिक्वायरमेंट होंगे। तो सबसे पहला जो एक्ट का पार्ट था वो ऑमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। उसके बाद में एडल्ट का डिफिनेशन है। तो एडल्ट का डिफिनेशन क्या है, द पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 18 ईयर, मतलब जिसने भी 18 साल का एज कंप्लीट कर लिया है उसको एडल्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो डिफिनेशन है एजेंट का, एजेंट किस जगह, व्हेन यूज टू रिलेशन टू अ माइंड, मतलब कि माइंड के रिलेशन में, मीन्स एवरी पर्सन वेदर अपॉइंटेड और सच और नॉट, वो अपॉइंट किया गया हो और नहीं, बट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट एज अ बिहाफ ऑफ ऑनर टेक्स पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ माइंड। मतलब वो किसी के द्वारा अपॉइंट किया गया हो या ना किया गया हो बट वो एक्ट कर रहा है या प्रपोर्ट कर रहा है इन द बिहाफ ऑफ ऑनर, और वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ माइंड को वो देख रहा है या फिर उसके किसी पार्ट को वो देख रहा हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो चीफ इंस्पेक्टर का है। तो चीफ इंस्पेक्टर कहा जाएगा मीन्स चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड बाय द अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर में जो चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया उसी को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कहा जाएगा। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है कमेटी का है। कमेटी का मतलब क्या होता है कि इस एक्ट के तहत जो सेक्शन 12 के अंडर में एक कमेटी जो तैयार की गई है उसी को क्या कहा जाएगा, कमेटी कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे का डिफिनेशन देखते हैं। डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, मतलब कि ये डे का डिफिनेशन बताया गया इसमें कि डे मीन्स क्या है, ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिन एट द मिड नाइट, मतलब मध्य रात्रि के बाद जो 24 आवर्स का समय होता उसी को डे कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स अ प्रेसिडेंसी टाउन, इन अ प्रेसिडेंसी टाउन्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक पर्सन अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द मजिस्ट्रेट, क्या कर रहा है वो, परफॉर्म कर रहा है ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अंडर दिस एक्ट इन द टाउन, इन दैट टाउन, उस टाउन के लिए वो क्या कर रहा है, एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटीज क्या कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो बहुत ही लंबा है बट उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो एग्जाम्स के व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स इसमें आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड, मतलब कि किसी माइंस में कोई पर्सन एम्प्लॉयड कब कहा जाएगा, तो उसके लिए है कि इन अ माइन हु वर्क्स एज अ मैनेजर, वो मैनेजर भी हो सकता है, वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा, और वर्क अंडर अपॉइंटमेंट ऑफ किसके द्वारा,
ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया गया है इन द नॉलेज ऑफ मैनेजर वेदर ही इज़ वेदर फॉर द वेजेस और नॉट, मीन्स उसको पैसे मिल रहे हो या फिर ना मिल रहे हो, उसको क्या कहलाएगा, वो एम्प्लॉयड इन द माइंस कहेगा। वो बहुत सारे कार्य की जगह हो सकती है, जैसे कि हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, कहीं भी माइंस में हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है वहाँ पर हो सकता है, या फिर कहीं का डेवलपमेंट का काम चल रहा हो, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन का जो कि माइंस से रिलेटेड, बट एक्सक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रोड्स विद द बिल्डिंग वर्क और नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द माइन ऑपरेशन। या फिर माइन ऑपरेशन में एक्सक्लूड किया गया है कि माइन ऑपरेशन में कहीं पे एक फ्यूचर में या फिर अभी वो माइंस के अराउंड में कहीं पे बन रहा हो, बट उसमें कार्य में लगा हुआ हो, एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ है। आगे जो इसमें कहा गया है कि ऑपरेटिंग, सर्विसिंग, मेंटेनिंग और रिपेयरिंग, मतलब ऑपरेटिंग में लगा हो, ठीक है, वो माइंस में क्या किया गया, ऑपरेटिंग में लगा हो, सर्विसिंग कर रहा हो, या फिर मेंटेनिंग या रिपेयरिंग काम में भी लगा हो किसी माइन के मशीनरी में, ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि इन द ऑपरेशन विद द प्रेमिसेस, ऑपरेशन परमिशंस में लगा हो, या फिर ऑफिस के माइंस के ऑफिस में लगा हो, या फिर माइंस के लिए वेलफेयर, हेल्थ और सैनिटरी का काम कर रहा हो, इसके लिए भी कहा गया है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ पॉइंट है कि वो माइंस का जो प्रिपरेटरी वर्किंग स्टार्ट होता है, जब माइन स्टार्ट होने वाला होता है उसके लिए प्रिपरेटरी वर्क में अगर लगा हो तो भी वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड इन माइंस कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है इंस्पेक्टर का है, मीन्स एन इंस्पेक्टर माइंस अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कि इंस्पेक्टर उसे कहा जाएगा जो इस माइंस के अंदर में किसी माइंस के लिए अपॉइंट किया गया इस एक्ट के तहत, इंक्लूडेड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेदर एक्सरसाइजिंग एनी पावर ऑफ परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी, एन इंस्पेक्टर विथ एम्प्लॉयड बाय द पावर और एक्ट एज एक्सरसाइज और परफॉर्म, मतलब कि माइंस के इंस्पेक्टर के तौर पे उसके ड्यूटीज़ को, इसके पावर्स को क्या कर रहा हो, वो परफॉर्म कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, उसको कहा जाएगा इंस्पेक्टर, जो कि इस माइन एक्ट के तहत में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन देखेंगे हम लोग माइंस का देखेंगे। माइन किसे कहा जाता है, माइन कहा जाता है, माइन मीन्स एक्सकवेशन वेयर एन ऑपरेशन ऑफ द पर्पस ऑफ सर्चिंग ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल्स इज बीइंग कैरिड आउट एंड वेयर इंक्लूडेड, मतलब इसका भी डिफिनेशन थोड़ा लंबा है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं बता दे रहा हूँ कि माइंस उसको कहा गया है जहाँ पे एक्सकवेशन का कार्य चल रहा हो, या फिर उसके किसी मिनरल और ओर का सर्चिंग के लिए भी कार्य चल रहा हो, ऑब्टेनिंग या सर्चिंग का काम चल रहा हो, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइंस कहेंगे। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो माइंस का पार्ट है उसको देखेंगे। पहले क्या बोला है, ऑल बोरिंग और बोरवेल्स, ऑयल वेल्स और एक्सरीज क्रूड कंटेनिंग और इंक्लूडिंग द पाइपलाइंस कन्वेइंग मिनरल्स ऑयल और विदिंग द ऑयल फील्ड्स, ये सारी चीज़ ऑल साफ्ट है, ये माइंस के अंडर में आता है। बिलोंगिंग टू द माइंस, सिर्फ उस माइंस से बिलोंगिंग उसी को कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है ऑल लेवल्स, ग्लोबल लेवल्स एंड इंक्लाइन प्लेन्स, जो माइंस के अंदर में जो लेवल्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो सारी चीज़ भी इसके अंदर आता है। ऑल ओपन कास्ट वर्किंग, मतलब किसी का ओपन कास्ट वर्किंग है तो वो भी, उसके साथ में ऑल द कन्वेयर्स एंड द एरियल रोपेस, वो भी माइंस के अंडर, माइंस के डेफिनेशन के अंदर में आता है। उसके बाद माइन मिनरल्स प्रोवाइडेड फ्रॉम द ब्रिंगिंग इनटू द रिमूवल ऑफ द माइन ऑपरेशन, मतलब कहीं लगा हुआ है माइन का रिमूवल, मतलब वो जो और से मिनरल से उसको रिमूव कर माइंस के बाहर रखने के लिए या फिर हटाने के लिए यूज किया गया, उसको भी माइंस के डिफिनेशन के अंडर में लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग मिनरल्स का डेफिनेशन देखते हैं। मिनरल डेफिनेशन क्या कहता है कि मीन्स ऑल सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग, हम लोग कोई भी सब्सटेंस जो ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ मतलब जो ज़मीन के अंदर से या ज़मीन के ऊपर से ही, बाय माइनिंग, डिगिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग और क्वायरिंग और बाय एनी अदर ऑपरेशन इंक्लूडिंग द मिनरल ऑयल्स, इंक्लूड करेगी जो मिनरल ऑयल्स को भी, एनी टाइप ऑफ माइनिंग ऑपरेशन के द्वारा जिसको हम लोग निकाल रहे हैं, जो पा रहे जो बेनिफिट्स हैं, जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू है, उसको हम लोग मिनरल कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिफिनेशंस हैं। नेक्स्ट जो है ऑफिस ऑफ माइन, ऑफिस ऑफ माइन क्या है, मीन्स एनी ऑफिस एट द सरफेस ऑफ द माइन कंसर्न, मतलब एक माइन के कंसर्न के कारण से एक ऑफिस माइंस के आसपास में कहीं बनाया गया, उसको क्या है ऑफिस ऑफ द माइन कहा जाएगा। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो ओपन कास्ट वर्किंग का है। तो ओपन कास्ट वर्किंग को अलग से डिफाइन कर देते हैं हम लोग। मीन्स ओपन कास्ट वर्किंग का मतलब क्या है, मीन्स
क्वारी है दैट said to be excavation where any operation for purpose of searching of obtaining minerals has been or is being carried out, मतलब कि सर्चिंग या फिर ऑब्टेन करने का काम चल रहा हो, वो कैरी आउट मतलब कर लिया गया हो या फिर किया जा रहा हो। नॉट बीइंग साफ्ट, मतलब कि वहाँ पे साफ्ट के द्वारा नहीं, मतलब एक जो हम लोग वेल बनाते हैं जिसके लिए माइंस के अंदर मतलब अंडरग्राउंड जाने के लिए बनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए उसमें। और एक्सकेवेशन विच एक्सटेंडेड बिलो द सुपरजेशन ग्राउंड, ठीक है, मतलब कि जो सुपरजेशन ग्राउंड है उसके तह से अंदर जा करके कोड़ करके निकाला जा रहा हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कास्ट वर्किंग। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ऑनर का है, तो चलिए इसको देखते हैं। व्हेन यूज्ड टू रिलेशन टू अ माइन मीन्स एनी पर्सन हु इज इमीडिएट प्रोप्रिएटर और लीजेज और ऑक्यूपाई। ऑनर का मतलब क्या हुआ, को इमीडिएट प्रोप्रिएटर है, मीन्स माइंस का जो एक कर्ता धर्ता बोलिए या फिर उसका ऑनर एक तरह से बोलिए, जो माइंस को लीज में ले चुका है या फिर ऑक्यूपाई करता है या फिर उसको अपने उसकी संपत्ति का एक पार्ट हो, उसको हम लोग ऑनर कहेंगे। ऑफ द माइन और एनी पार्ट देयर ऑफ एंड इन द केस ऑफ अ माइन द बिजनेस वेयर ऑफ इज बीइंग कैरिड ऑन द बाय द लिक्विडेटर और रिसीवर। ये सारा चीज़ है, मतलब इसका जो बेनिफिट्स है, जो प्रॉफिट्स है, वो सारा चीज़ क्या ऑनर को बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ है ऑनर का। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मीन्स क्या हुआ, मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स रेगुलेशन और बाय लॉज और एज द केस मे बी। इनके मीन्स इस एक्ट के तहत जो रूल रेगुलेशन एक्ट बनते हैं, जो बायलॉज बनते हैं, उसमें जो प्रेस्क्राइब किए गए उसी को बोला गया है प्रेस्क्राइब। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब हुआ कि मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज पोजेस एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन डिफाइंड इन अ क्लाउज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1959। ये इसके अंदर के क्लाउज के अंदर जो है सेक्शन 2 के अंदर जो क्लाउज H है उसके अंदर वो क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशंस को पाया है, ठीक है। एंड हु इज इनरोल्ड ऑन स्टेट मेडिकल रजिस्टर एज अ डिफाइंड इन द क्लाउज। और जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर उसके अंदर में क्या इनरोल किया गया है उसको, उसी को बोलेंगे क्या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट जो है रेगुलेशन रूल एंड बायलॉज मीन्स डिस्पेक्टिवली रेगुलेशन रूल एंड बायलॉज मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो रूल रेगुलेशन एक्ट बने हुए हैं उन्हीं को क्या कहा जाएगा, ये रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज इस एक्ट के तहत जो बना हुआ है। तो रूल रेगुलेशन एक्ट जो है आप लोग जानते ही होंगे कि रूल जो है रेगुलेशन जो है 59 के तहत एंड रूल्स जो है वो बनता 60 एंड बायलॉज जो है 61 के तहत बनता है। तो इसको ध्यान रखेंगे और इसको मैं आगे भी अच्छे से डिफाइन करूँगा, समझाऊँगा आपको। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो है ए रिले का है, ठीक है। रिले और शिफ्ट बोल सकते हैं, इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। वेयर वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरीड आउट बाई 2 और मोर सेट ऑफ पर्सन। जहाँ पे वर्क कैरी आउट कर रहा है, सेम काइंड का वर्क कैरी आउट हो बाई 2 और मोर सेट्स ऑफ पर्सन वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ द डे। डिफरेंट पीरियड ऑफ डे में काम कर रहा, सच सेट मतलब उन पर्सन का जो सेट है, वो जो ग्रुप है लोगों का, उसको क्या कहा जाएगा, रिले कहेगा। और जो ड्यूरिंग जिस पीरियड के दौरान वो काम कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, शिफ्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शिफ्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, रिपोर्टेबल इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी अदर देन द सीरियस बॉडीली इंजुरी विच इन्वॉल्व्स or probably will involve the enforced absence of the injured person from the work a period of more than 72 hours। इसको ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टेबल इंजरी किसको कहा जाएगा, कि सीरियस बॉडीली इंजरी को छोड़ करके किसी पर्सन को कभी चोट लगता है और जिसके कारण वो माइंस में अपने कार्य की जगह को 72 आवर्स मतलब 72 घंटों से ज़्यादा के लिए क्या अब्सेंट हो जाता है, काम पर नहीं आ सकता, उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, मतलब रिपीटिंग क्वेश्चन है इसका कि सीरियस बॉडी इंजरी या फिर रिपोर्टेबल इंजरी किसको कहा जाता है। ये दोनों डिफरेंट थिंग है। तो रिपोर्टेबल इंजरी को ध्यान रखेंगे कि कितनी देर के लिए, 72 आवर्स से ज़्यादा के लिए अगर कोई बंदा या फिर पर्सन, एम्प्लॉयड पर्सन जो अब्सेंट हो जाता है अपने ड्यूटी आवर्स में, तो उसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सीरियस बॉडीली इंजरी। सीरियस बॉडीली इंजरी जस्ट ऊपर में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व्स और इन द प्रोबेबली विल इन्वॉल्व द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बॉडी और यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या है कि इस ऐसा इंजरी जिसे किसी बॉडी का, मतलब कि जो पर्सन है उसके बॉडी पार्ट में परमानेंट डैमेज आ जाता है या फिर परमानेंट लॉस हो जाता है उस बॉडी पार्ट को, उसको हम लोग सीरियसली बॉडी इंजरी कहेंगे। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि और द परमानेंट लॉस ऑफ द एनी इंजरी द साइट हियरिंग, जैसे कि इसमें क्या कान का सुनना भी हो सकता है। ठीक है, किसी परमानेंट मतलब आई साइट भी लॉस हो गया, या फिर बोलने की क्षमता, या फिर ऐसा कुछ परमानेंट लॉस, वो चलने फिरने का कुछ दिक्कत हमेशा के लिए हो गया, उसको बोलेंगे सीरियसली बॉडीली इंजरी कहलाएगा। ठीक है, इसमें और भी है, जैसे बोन का टूटना हो गया, मोर जॉइंट्स का टूटना हो गया, ये सारे चीज़ हो गया। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वीक का डिफिनेशन है। तो वीक का डिफिनेशन में क्या आता है देख लेते हैं इसको। मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 डेज, पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिन विद द मिड नाइट ऑन द सैटरडे। सैटरडे के मिड नाइट से जो पीरियड क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो भी 7 डेज का। और डेज का डिफिनेशन हम लोग बैक में देख चुके हैं। और सच और नाइट एज मे बी अप्रूव्ड बाय रिटन इन द पर्टिकुलर एरिया बाय द चीफ इंस्पेक्टर। या तो हमारा सैटरडे नाइट का मिड नाइट से, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में उसका चीफ इंस्पेक्टर हो, और इंस्पेक्टर डिफाइन क्या हो कि इस सैटरडे हो या फिर संडे हो या फिर ट्यूसडे हो, किसी भी दिन को लेकर के क्या उसके मिड नाइट से 7 डेज का जो पीरियड है उसको क्या कहा जाएगा, वीक कहा जाएगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, कोई पर्सन जो है वो अंडरग्राउंड में एम्प्लॉयड है या ओपन कास्ट में, इसको डिफाइन करता है। तो चलिए देखते हैं। ए पर्सन वर्किंग और एम्प्लॉयड इन और अ कनेक्शन विद द माइंड इज सेड टू बी वर्किंग और एम्प्लॉयड। मतलब एक पर्सन जो है ये कनेक्टेड है किसी चीज एम्प्लॉयमेंट में, ये काम कर रहा है। तो कहाँ काम कर रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। तो पहला बिलो ग्राउंड में कब कहा जाएगा, इफ़ ही इज़ वर्किंग और एम्प्लॉयड, वो काम कर रहा है, एम्प्लॉयड क्या कहाँ, इन अ साफ्ट, किसी साफ्ट में काम कर रहा हो, हैज़ बिन और इज इन कोर्स ऑफ द बीइंग संक, वो साफ्ट पूरी तरह से बन चुका है या फिर काम उसको मतलब खोदे जाने का काम कर रहा है, तो भी वो क्या अंडरग्राउंड में क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड या वर्किंग कहलाएगा। दूसरा क्या है, इन एनी एक्सक्यूवेशन विच एक्सटेंडेड बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, और एनी एक्सक्यूवेशन जो सुपरजेशन ग्राउंड मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर काम कर रहा है, वो मतलब कि ऊपर सरफेस है और नीचे वो खोद करके काम कर रहा है, तो वो सुपरजेशन ग्राउंड कहलाता है। तो वो अंडरग्राउंड में क्या कहेगा, एम्प्लॉयड या वर्किंग कहलाएगा। नेक्स्ट जो है एबव ग्राउंड कब कहलाएगा, इफ़ ही इज़ वर्किंग इन ओपन कास्ट और एनी अदर मैनर और नॉट स्पेसिफाइड इन क्लाउज ए, वो ओपन कास्ट में काम कर रहा हो या फिर ऐसा कंडीशन जो ए में, क्लाउज ए में जो ये दो कंडीशन है, इसको छोड़कर कहीं और भी काम कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है या एम्प्लॉयड है, तो कहलाएगा वो कहाँ पर, अबव ग्राउंड में एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है 3 नंबर, उसमें कहा जाएगा कि एक्ट नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। एक्ट जो है सर्टेन केसेस में अप्लाई नहीं होगा, बट क्या है कि इन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट दोज कंटेन इन द सेक्शन 7, 8, 9, 14, 45 एंड 46। इन एक्ट के जो प्रोविजन है सेक्शन से, इसको छोड़ करके सारे एक्ट जो है वो क्या होगा, वहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बट ये एक्ट जो है अप्लाई होंगे। कौन, 7, 8, 9, 40, 45 एंड 46। ठीक है, तो किस किस जगह पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा उस कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है, एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ इन विच एक्सकवेशन इज बीइंग मेड फॉर प्रोस्पेक्टिंग ऑफ पर्पस ओनली। प्रोस्पेक्टिंग पर्पस से वहाँ पे सिर्फ काम चलाया जा रहा है, एक्सकवेशन किया जा रहा है, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल्स फॉर यूज और सेल। और वहाँ पे क्या है, वो जो मिनरल्स है वहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा, वो सेल के लिए नहीं या फिर यूज़ के लिए नहीं किया जा रहा हो, उस वहाँ पे हमारा एक्ट काम नहीं करेगा। और उसमें भी कुछ कंडीशन है, आगे देख लेते हैं। वो कंडीशन क्या कहलाता है, वहाँ पर नॉट मोर देन 20% आर एम्प्लॉयड, वहाँ पे क्या होना चाहिए, 20% से ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए इन एनी डे। एक दिन में 24 घंटे में वहाँ पर 20% से ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट जो पॉइंट क्या बोल रहा है, द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन मेजर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द इट्स लोएस्ट पॉइंट नो वेयर एक्सीड 6 मीटर्स और इन द केस ऑफ एक्सकेवेशन फॉर द कोल 15 मीटर्स। मतलब क्या कह रहा है कि कहीं पे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है तो उस जगह पे डेप्थ जो है हाईएस्ट पॉइंट उस जगह का अगर पहाड़ी ट्रेन इस तरह से कोई ट्रेन है तो इस हाई पॉइंट से उसका एक्सकेवेशन को जो है वो कितना 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वहाँ पे एक्सकेवेशन अगर कोल में कर रहे हैं तो वहाँ कितना 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना 15 मीटर से। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, नो पार्ट ऑफ द सच एक्सकेवेशन एक्सटेंडेड बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, और वो एक्सकेवेशन जो है सुपरजेशन ग्राउंड का अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब सुपरजेशन ग्राउंड से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और माइन एंगेज इन एक्सकेवेशन एक्सट्रैक्शन, मतलब वहाँ पे माइन का एक्सट्रैक्शन किसका, कंकर, मोरम, लेटाइट, बोल्डर, ग्रेवल, सिंगल, ऑर्डिनरी सैंड, इन सारे सैंड के लिए वहाँ पे हमारा एक्ट लागू नहीं हो सकता। बट इसमें एक्सक्लूड किया गया है किसको, मोल्डिंग सैंड को, ग्लास सैंड को एंड अदर मिनरल सैंड को वहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। अगर वहाँ पे ये चीज़ क्या होंगी, अगर ऑब्टेन की जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्ट लागू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ऑर्डिनरी क्ले है, वहाँ पर भी नहीं लागू होगा, एक्सक्लूडिंग द कॉलरीन, चाइना क्ले, वाइट क्ले एंड फायर क्ले, ये अगर होगा तो वहाँ पे एक्ट लागू हो जाएगा। बिल्डिंग सैंड अगर है, स्लैट है, रोड मेटल है, अर्थी फ्लोरेंस अर्थ है, मार्क का चौक है और लाइम स्टोन, तो इस जगह पे हमारा क्या है, माइन एक्ट लागू नहीं होगा। और ऊपर के दो कंडीशन साथ में जो भी, ठीक है, जहाँ पे पर डे में, मतलब कि इसको अगर ध्यान से थोड़ा सा ये कर लें, एक कंक्लूजन निकाल लें, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट कहीं पे भी 20% पर डे, ठीक है, पर डे पहला पॉइंट, यहाँ पे इससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉय है। दूसरा क्या है, सुपरजेशन ग्राउंड से 6 मीटर डेप्थ मीटर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट है कि वहाँ पर, तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कि वहाँ पर अगर कोल का एरिया है, कोल एरिया है तो वहाँ पे कहाँ 15 मीटर से डेप्थ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी ये तीसरा कंडीशन जो है ये आर्थिक ले वाला, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, ये जो बताया मैंने अभी, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके वहाँ अगर कंकर मोर में सब लेटराइट वगैरह है तो वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ कंडीशन है, इसको अच्छे से ध्यान रख लें। ये आपको एग्जाम्स में आने वाले पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी है, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर बन ही जाता है, तो ध्यान से इसको एकदम रिवाइज कर करके देख करके इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, द वर्किंग डू नॉट एक्सटेंड बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, मतलब ऊपर वाला जो क्या हमारा क्या था, सुपरजेशन ग्राउंड का था, और ये जब ओपन कास्ट के बारे में तो समझिए उधर आपका क्या था, अंडरग्राउंड के बारे में, ये सुपरजेशन ग्राउंड से ऊपर नॉट बिलो जाएगा, ओपन कास्ट के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्या है, वेयर इज़ द ओपन कास्ट वर्किंग, जहाँ पे ओपन कास्ट वर्किंग है वहाँ पे द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन मेजर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट वेर एवर एक्सीड नो वेयर एक्सीड 6 मीटर, एक पॉइंट क्या हो गया, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन वन डे डज नॉट एक्सीड 50, मतलब कि अगर ओपन कास्ट वर्किंग है तो वहाँ पे क्या है 50% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए इन वन डे, एक दिन में। एंड एक्सप्लोसिव आर नॉट यूज इन द कनेक्शन विद द एक्सकेवेशन, और वहाँ पे एक्सप्लोसिव यूज ना हो रहा है। तो इसको भी ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पॉइंट कह रहा है, पहला कि एक्सकेवेशन है 6 मीटर डेप्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है 50% पर डे में आपका क्या होना, एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, एक्सप्लोसिव वहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, एक्सकेवेशन के लिए। तो ये तीनों पॉइंट है किसके लिए, ओपन कास्ट के लिए। वो एक तरह से बोलिए अंडरग्राउंड में अगर काम चल रहा सो, और ये अगर तीसरा दूसरा पॉइंट ओपन कास्ट के लिए देख रहे तो ये बाहर पॉइंट है। तो इसको अच्छे से भी मेमोराइज कर लेंगे, दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेनिंग इन सब सेक्शन 1 एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी if not satisfied that the having regard to the circumstances obtained in relation to the mine or the part thereof the ground or क्लास ऑफ द माइन, मतलब कह रहा है कि अगर किसी भी जगह पे माइंस मतलब उस प्लेस में, वर्किंग प्लेस में कहीं पर भी सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में जो भी कंडीशन को अगर लागू नहीं करता, मतलब उसको
तुरंत वो अवेल करता है तो वहाँ पर एक्ट जो है तुरंत क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगर ऊपर में जो पॉइंट है उसमें कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि वो अवहेलना हो रहा है, इन सारे पॉइंट्स जो ऊपर में तीन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किया, हम लोग ने अभी किया है जो, उसको कहीं भी अवहेलना होता है तो वो क्या तुरंत ही वहाँ पर एक्ट लागू होगा। और कोई भी अगर पॉइंट अगर अवहेलना होता है, मतलब कि उस कंडीशंस को वो ब्रेक करता है, तो तुरंत माइन का जो ओनर एजेंट मैनेजर है तुरंत क्या करेगा, अथॉरिटी को तुरंत ही क्या करेगा, वो अपना निर्धारित समय के अंदर में क्या करेगा, वो तुरंत ही इन्फॉर्म करेगा को सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर निर्धारित जो एरिया के जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पर क्या करेगा, उनको अथॉरिटीज़ को क्या करेगा, वो तुरंत ही क्या करे, इन्फॉर्म करेगा कि हाँ हमारा जो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा पे वहाँ पे माइन एक्ट हमारा क्या लागू होने जा रहा है। ठीक है, चाहे हो रहा है, कृपया इसको देखें। ऐसा करके वो नोटिफाई करेगा कि कोई भी एक्ट यहाँ पे मतलब लागू अब होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट से देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, रेफरेंस टू टाइम ऑफ द डे। रेफरेंस ऑफ टाइम मतलब कहीं भी इस एरिया में रेफरेंस ऑफ द टाइम जो होगा डे का, वो कहाँ से लिया जाएगा उसके ऊपर में है। तो इसका जो एक एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इन दिस एक्ट रेफरेंस ऑफ टाइम ऑफ द डे आर रेफरेंस टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या लिया जाएगा, जो रेफरेंस ऑफ टाइम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चला जाएगा, जो कि क्या है 5.5 आवर्स अहेड टू द ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम के जो है उनसे 5.5 घंटा आगे इसको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका टाइम, हमारा टाइम रेफरेंस जो है वो है। आगे जो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड क्या बोलता है कि फॉर द एनी एरिया इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नॉट ऑर्डिनरी ऑब्जर्व। अगर किसी एरिया में टाइम जो ऑर्डिनरी ऑब्जर्व नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, स्पेसिफाइड एरिया उसको पहले स्पेसिफाई करेगा। डिफाइन द लोकल मीन टाइम, उसको क्या करेगा, लोकल मीन टाइम वहाँ के लिए क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा कि वहाँ पे क्या चलना चाहिए। और क्या बोल रहा है वो कि परमिट सच टाइम टू बी ऑब्जर्व इन ऑल और एनी ऑफ द माइंस सिचुएटेड इन द एरिया। और क्या करेगा, परमिटिंग द सच टाइम, वहाँ पे क्या परमिट करेगा कि उस टाइम और टाइम ये से बिंग जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ का उस एरिया उस माइंस में क्या लागू होगा। तो इस चैप्टर्स में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स और क्वेश्चन जो बनेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज को वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।